फिरोज शाह तुगलक। ठट्टा में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद कुछ समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही। इस कठिन परिस्थिति से उबरने के लिए दरबारियों ने फिरोज से सिंहासन पर आने की प्रार्थना की। फिरोज ने इसे स्वीकार कर लिया और 23 मार्च 1351 को सुल्तान बना। इस समय उसकी आयु 46 वर्ष थी। उसने सेना में अस्थिरता की स्थिति समाप्त करने में सफलता पाई और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। लेकिन दिल्ली में ख्वाजा जहां ने एक नाबालिग लड़के को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना दिया, जिससे फिरोज के लिए स्थिति काफ़ी कष्टदायी हो गई। लेकिन मुस्लिम विधिवेताओं ने नाबालिग होने के आधार पर ख्वाजा जहां के द्वारा बनाए गए सुल्तान को अयोग्य घोषित कर दिया। इस प्रकार फिरोज का रास्ता साफ हुआ। फिरोज ने ख्वाजा जहां को माफ़ कर दिया और सामान की जागीर दे दी। वही उसने अपना बाकी जीवन व्यतीत करने का फैसला किया, परंतु मार्ग में ही मारा गया। फिरोज शाह तुगलक के समक्ष अनेक समस्याएं थी, इसीलिए वह खोए हुए राज्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास न कर सका। बंगाल के स्वतंत्र शासक हाजी इलियास शाह ने दिल्ली सल्तनत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जिस कारण नवंबर 1353 ईस्वी में फिरोज ने हाजी इलियास शाह पर आक्रमण कर दिया। फिरोज के आने की खबर सुनकर वह इकदल के किले में छिप गया। फिरोज ने उसे परास्त किया और बंगाल को बिना अपने राज्य में मिलाए दिल्ली वापस लौट गया। उसने अपने सेनापति तारतार खान की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया। बंगाल में हुई आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए फिरोज तुगलक ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के उद्देश्य से बंगाल पर 1359 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। मार्ग में वह 6 माह के लिए जफराबाद में रुका। वहां उसने गोमती नदी के तट पर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बसाया। सिकंदर शाह ने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया और इकदल के दुर्ग में जा छिपा। दिल्ली की सेनाओं ने दुर्ग को घेर लिया और आक्रमण किया। बंगाल की सेना ने भी जमकर मुकाबला किया। प्रकृति ने भी सिकंदर शाह का साथ दिया। वर्षा ऋतु पुनः आने को तैयार थी, जिस कारण फिरोज को एक बड़े नुकसान के होने की संभावना थी। इसी कारण उसने ऐसी शर्तों पर समझौता कर लिया जो सिकंदर शाह के हित में थी। इस प्रकार फिरोज का बंगाल अभियान पूरी तरह असफल रहा। बंगाल से लौटते समय फिरोज ने जाज नगर पर आक्रमण कर वहां के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। नगर कोट, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही स्वतंत्र हो गया था, उस पर फिरोज ने आक्रमण करके वहां के शासक को सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1361 से 62 ईस्वी में फिरोज ने सिंध पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 90,000 सैनिकों, 480 हाथियों और 5,000 नौकाओं के साथ जाम बाबनिया पर आक्रमण कर दिया। जाम बाबनिया ने उससे मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन अकाल और बीमारियों के कारण फिरोज को गुजरात लौटना पड़ा और उसके 3/4 सैनिक हताहत हुए। उसने दिल्ली से और सेना मंगवाई और जाम बाबनिया को शांति संधि करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसका सिंध अभियान भी उसको उच्च कोटि का सेनानायक सिद्ध न कर सका। इसी भांति दक्षिण विजय का उसका प्रयास सार्थक न हुआ। फिरोज के अंतिम दिन काफ़ी अशांति में बीते। 23 जुलाई 1374 ईस्वी को उसके सबसे बड़े पुत्र फात खान की मृत्यु ने उसे झकझोर दिया। फिरोज ने प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से अपने पुत्र मुहम्मद खान को सम्मिलित किया, परंतु मुहम्मद खान विलासी व्यक्ति था। उसने प्रशासन को भ्रष्ट कर दिया। फिरोज के शासनकाल में ही गृह युद्ध छिड़ गया और मुहम्मद खान सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। फिरोज ने 20 सितंबर 1388 को मरने से पूर्व फात खान के पुत्र तुगलक खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फिरोज के उत्तराधिकारी फिरोज की मृत्यु के पश्चात तुगलक शाह गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के नाम से सिंहासन पर आसीन हुआ, परंतु शीघ्र ही 19 फरवरी 1389 को वह षड्यंत्र का शिकार हो गया। उसके स्थान पर तुगलक शाह का चचेरा भाई अबू बकर सुल्तान बना, लेकिन उसी समय सामान में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अबू बकर को नसीरुद्दीन मोहम्मद के समक्ष 1390 में समर्पण करना पड़ा, लेकिन नसीरुद्दीन भी खराब स्वास्थ्य के कारण 1394 जनवरी तक ही जीवित रह सका। उसके पश्चात उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा, परंतु उसी वर्ष मार्च में मर गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक मोहम्मद का पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद था। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने मलिक सरवर को मलिक उस शर्क की उपाधि दी, जिसने स्वतंत्र
जौनपुर राज्य की नींव रखी। नसीरुद्दीन मोहम्मद के ही समय में खोखरों ने उत्तर में विद्रोह किया। गुजरात, मालवा और खानदेश स्वतंत्र हो गए। बयाना और कालपी से मुसलमानों का शासन समाप्त हो गया और ग्वालियर से हिंदुओं का इसके अतिरिक्त दोआब में विद्रोह हुए। इस प्रकार 14वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे सल्तनत की जर्जर स्थिति स्पष्ट होती है। सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के मध्य एशिया के महान मंगोल आक्रांता तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। दिसंबर 1398 में तैमूर की सेनाएं दिल्ली तक पहुंची और तैमूर ने नगर में कत्लेआम का आदेश दे दिया। तैमूर के हाथों पराजित होने पर तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली की मासूम जनता को दरिंदों के हाथ कटने के लिए छोड़कर भाग गया। 3-4 दिनों तक लूट और कत्लेआम चलता रहा। 1399 में तैमूर ने दिल्ली छोड़ी, पर उसने भारत पर विपत्तियों का जो कहर बरपाया, ऐसी दुर्दशा केवल मात्र एक आक्रमण के दौरान किसी भी विदेशी आक्रमणकारी द्वारा कभी भी नहीं की गई थी। मोहम्मद तुगलक के अधीन राज्य नीतियों एवं प्रशासनिक सिद्धांतों की नवीन स्थिति। मोहम्मद तुगलक ने भी अलाउद्दीन खिलजी की भांति ही शरीयत के कानूनों को अनदेखा कर दिया। जब उसने पाया कि राजनीति धर्म पर आधारित न होकर रीजन्स पर आधारित होनी चाहिए, तब उसने धर्म कानूनों का राजनैतिक एवं प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य धर्मनिरपेक्षता की नीति पर आधारित होने चाहिए। इस कारण उसका उलेमाओं से झगड़ा होना अवश्यंभावी था, क्योंकि संपूर्ण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल को छोड़कर उनकी राजनीति में पूरी दखलंदाजी थी और अब वे अपने अधिकारों से वंचित हो रहे थे। मोहम्मद तुगलक का उद्देश्य शरीयत को चुनौती देना नहीं था। उसने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर धार्मिक नेताओं से विचार विमर्श भी किया, लेकिन उनकी सलाह मानी तभी जब उसने पाया कि उनकी सलाह राजनीतिक दृष्टि से सही है। मोहम्मद तुगलक, बाकी अगले पार्ट में।